हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि या क्या कहते हैं हम्म कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी थी, स्ट्रांग थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है फेडरल है, बट हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या थी वो काफी स्ट्रांग थी। ऐसा हमने देखा था। तो अब हमें देखना है कि वहां पे देखा था कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट में, हमारे देश के जो संविधान है उसमें क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग थी। अभी जो हमने फिर बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम। क्या हम पढ़ने वाले हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं और इसी को हम समझेंगे कि क्या है कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया फेडरल सिस्टम। हम्म जैसा कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग पावर्स इन द सेंटर। ये हमने पिछले पार्ट में देखा था और बहुत अच्छे से देखा था, और पूरा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे भी देखने वाले हैं, यहाँ पे समझिए। 10, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ रीजन्स। यानी कि ये कहते हैं कि हर एक रीजन की अपनी अपनी आइडेंटिटी। देखो, फिर से मैं बता देता हूँ फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरल का मतलब ये होता है कि समझो, फेडरल का मतलब होता है, कभी भी फेडरल गवर्नमेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो अलग अलग, हाँ, दो अलग चीजें हैं। मतलब ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर है स्टेट गवर्नमेंट से, ना तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं इंफीरियर है सेंट्रल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट का इतना सा ही। फेडरल गवर्नमेंट इसको अपनी अलग पहचान देती है, इसको अपनी अलग पहचान। अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट में इतना बात समझ में आया हो तो। बट हमारे इंडिया के फेडरल गवर्नमेंट में क्या किया था, सेंटर को क्या कहते हैं कि ज्यादा पावर दे रखा है थोड़ा सा एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये बात हमने देखा था। लेकिन ये सब किया क्यों गया था? और दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या करना चाहता है कि हर एक रीजन को अलग तरीके से पहचान देना चाहता है। यट इट गिव्स मोर पावर टू द सेंटर। यानी कि हर एक, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे तेलंगाना, चाहे मतलब हमारे जो 28 स्टेट्स यूनियन टेरेटरी हैं सबको अपनी पहचान देना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके साथ में भी क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि सेंटर को ज्यादा पावर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, वंस द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सेप्ट, जब उसकी आइडेंटिटी ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट कर दिया गया, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट स्टेट्स वुड एक्सपेक्ट अ ग्रेटर रोल। अब यानी कि अब समझो कि आपने स्टेट को वैल्यू दे दी, स्टेट हो गया, स्टेट बन गया, तो स्टेट भी तो कुछ एक्सपेक्ट करेगा। वो भी तो चाहेगा कि वो अपना स्टेट यानी कि वो अपने पावर को वो अपने हाथ में रखे, उसके पावर को कोई और ना दे। ठीक है, यानी कि वो अपने पावर को क्या कहते हैं कि स्टेट के जो मतलब वो अगर मान लो कोई किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट है, अगर उसमें बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यानी कि उसको भी तो लगेगा कि अरे ये क्या कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो बार बार सेंटर उसमें हस्तक्षेप कर देती है। बात समझ रहे हो ना? तो ये होता है। दिस लीड्स टू वेरियस डिमांड फ्रॉम द स्टेट्स। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट्स में अलग अलग डिमांड होती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट में क्या कहते हैं कि हर एक स्टेट स्टेट में अलग अलग क्या होती है, डिमांड उठती है। हर बार क्या कहते हैं कि स्टेट में अलग अलग डिमांड उठती रहती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब स्टेट के अपने अपने तो भी तो काम होंगे ना भाई, स्टेट को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा। हर एक स्टेट का अपना अपना पावर है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी चीजें हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब किन किन बातों को यहाँ पे देखना, टॉपिक का नाम ही क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम। कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है वो समझना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम देखो, स्टेट्स हैव डिमांडेड दे शुड बी गिवन मोर पावर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने स्टेट बना दिया है तो स्टेट को भी तो लगेगा कि उनका पावर, उनके भी डिसीजन लेने में, उनको जब वो किसी भी चीज को लेकर के डिसीजन ले रहे हैं, हाँ, तो उसमें डिसीजन लेने में सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार हस्तक्षेप ना करे, ये सब उनको नहीं लगेगा। उनको ज्यादा पावर, ज्यादा ऑटोनॉमी। इस बात को लेकर के हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमेशा झगड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी गवर्नमेंट है या पहले थी या नहीं, हमेशा से ही सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को लेकर के हमेशा झगड़ा रहता है कि सेंटर स्टेट चाहता है कि उनको और ही पावर ज्यादा दिया जाए।
तो इसकी वजह से क्या होता है, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके किसमें भी, सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि हमेशा ये डिमांड चलती ही रहती है। वाइल लीगल डिस्प्यूट्स, देखो समझने वाली बात है कि जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, याद करो पहले भी मैंने बताया था ज्यूडिशरी वाले चैप्टर में, कि जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होंगे जो सेंटर और स्टेट के बीच में उनको कौन सॉल्व कर देगा, ज्यूडिशरी। लेकिन जो ऑटोनॉमी वाले जो डिमांड है या जो पॉलिटिकल नेचर के जो डिस्प्यूट्स है, हाँ जितने भी, मैंने बताया जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स है उसको तो ज्यूडिशरी सॉल्व करती है, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट है। बट जो ऑटोनॉमी का डिमांड है और साथ में जो पॉलिटिकल नेचर की चीजें हैं, पॉलिटिकल नेचर के डिस्प्यूट्स हैं, उसको मुझे बताओ कैसे बातचीत से ही तो सॉल्व किया जा सकता है। उन सब मसलों को जो डिमांड है ऑटोनॉमी की। अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ऑटोनॉमी क्या होती है। ऑटोनॉमी का मतलब होगा कि जैसे अगर कोई स्टेट है ना, वो चाहेगी कि उसका डिसीजन वो खुद ले, उसके लॉ वो खुद बनाए, उसमें कोई और दूसरा हस्तक्षेप ना करे, इसी ही को कहते हैं ऑटोनॉमी। और ये ऑटोनॉमी कौन चाहता है, ये ऑटोनॉमी कौन चाहता है, हर एक स्टेट चाहता है। हर एक स्टेट चाहता है कि उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, उसको ज्यादा पावर मिले, और साथ में ही क्या कहते हैं कि वो, हाँ, जो क्या कहते हैं कि हमेशा फिनेंशियल रिसोर्सेज के पावर उसके पास में क्या हो, ज्यादा। समझ आएगी, समझ में? ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब समझते हैं सबसे पहला सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखो कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम में सबसे पहला समझेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब मैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करूंगा तो यहाँ पे देखना इसमें क्या क्या बातें आती हैं। अच्छा देखना, कॉन्फ्लिक्ट्स, टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ जस्ट ऐसे ही ताकि आपको, टॉपिक का नाम था कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया फेडरल सिस्टम। इंडिया के फेडरल सिस्टम में किस किस चीज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसमें हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं वो समझेंगे। सबसे पहला समझेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। इस भी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता है, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। फिर अगला क्या होता है कि इसको लेकर के एक झगड़ा चलता रहता है। फिर अगला होता है रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स, इसको भी लेकर के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, गवर्नर के रोल को लेकर के। फिर डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स के लिए भी, इन सबको लेकर के हमेशा क्या कहते हैं कि, और साथ में दो, कभी कभी तो दो स्टेट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इसको बोल देते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सब चीजों को लेकर के हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है हमारे इस क्या कहते हैं कि, हम्म हमारे इस क्या कहते हैं कि इंडिया के फेडरल सिस्टम में इतने सारे क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में। ये ऑटोनॉमी को लेकर के डिस्प्यूट होता रहता है, गवर्नर्स के रोल को लेकर के हमेशा डिस्प्यूट रहता है, गवर्नर्स के रोल को लेकर के जहां जहां पर भी सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, सेंट्रल में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां वहां इसको लेकर के हमेशा डिस्प्यूट है। डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स की डिमांड चलती रहती है। और इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो समझते हैं एक एक को करके, और फिर क्या कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखना है, तो सबसे पहला जो है, अभी मैंने बताया था सेंटर स्टेट को कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो सेंट्रल स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के समझना है, या सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को लेकर के अगर देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट और जस्ट केवल और एक क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब है ढांचा, या समझ लो सबसे केवल और केवल एक स्केलेटन जैसा है। जो इसका जो फ्लैश है या ब्लड है, यानी कि जो इसमें जान फूकता है, एक्चुअल में समझ लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जस्ट और जस्ट क्या है, बॉडी। इसमें जो जो सांस मतलब कि फ्लैश है या जो ब्लड है, वो क्या है, एक्चुअल पॉलिटिक्स। समझ आया कि नहीं समझ में? समझने वाली बात क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ढांचा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जान डालता है वो कौन डालता है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है अभी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, अभी कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे काम कर रही है, अभी हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसी है। वो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना भी अच्छा हो, कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, बट उसको जब तक अप्लाई करने वाले सही नहीं रहेंगे, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो वही सेम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी देश हुए हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कल कम से कम 10-10 बार बन बन के बंद हो चुके हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को 10-10 बार बदला गया है। बदलने का मतलब ये नहीं है कि नया ही कॉन्स्टिट्यूशन लाया है। बदलने का मतलब उसमें चेंजेस नहीं। इंडिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पॉलिटिक्स जो होती है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा काम करेगा उसको। तो जो फेडरलिज्म जो इंडिया का है ना, फेडरलिज्म जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, ये जो फेडरलिज्म है इंडिया का, ये किसके द्वारा अफेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्चुअल पॉलिटिक्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, इसके हिसाब से हमारा जो फेडरलिज्म है वो देखो। अगर मैं देखूं तो क्या होगा, अगर देखा जाए तो सुनिएगा, 1964 तक, 1964 तक कौन पीएम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 1964 में इनकी डेथ हो जाती है। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में डेथ हो जाती है। फिर 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया जाता है। क्या, 1964 में ही फिर क्या कहते हैं कि किसको बना दिया जाता है पीएम, लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बना दिया जाता है। हाँ, 1964 तक क्या कहते हैं कि, यानी कि मई 1964 तक, और 1964 में क्या कहते हैं कि 1964 में ही क्या कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी उनकी डेथ हो जाती। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तभी उनकी डेथ हो जाती। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है कि कुछ, हाँ, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि, हाँ, उनको क्या कहते हैं कि बना दिया जाता है पीएम किसको, लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर क्या कहते हैं कि, हाँ, 1966 में, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है। तो फिर क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी को बना दिया जाता है। इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब तक देखो सेंट्रल, मतलब कि यूनियन में या सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी। और सही बताऊं तो 1960 तक या 1960s में या 70 तक समझ लो ऐसे, 1970 तक की अगर मैं बात करूं, 1970 तक समझ लो। सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह पे कांग्रेस का बहुत ज्यादा, मतलब कांग्रेस की ही पार्टी की गवर्नमेंट थी। सेंटर और स्टेट लगभग लगभग सभी स्टेट्स में, और लगभग और सेंटर में भी किसकी, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट, दोनों ही जगह।
चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट, दोनों ही जगह पे क्या कहते हैं कि जो पार्टी किसकी थी सबसे ज्यादा, यानी कि जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब देखो जब सेंटर में भी पावर है गवर्नमेंट के पास में, स्टेट के पावर में भी, मतलब सॉरी सेंटर में भी सेम, सेंटर में भी सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी सेम पार्टी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो सिंपल एक ही इश्यू होता था वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। इसके अलावा कोई इश्यू नहीं डिमांड की जाती। यहाँ पे इस टाइम पे क्या कहते हैं कि जो डिमांड होती थी वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स को लेकर के ही डिमांड होती थी। इसके अलावा कोई और डिमांड नहीं होती थी, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, यानी कि फेडरलिज्म बड़े आसानी से चलता। ओके। और स्टेट्स जो थे वो, दूसरा चीज याद करो मैंने पहले ही बताया था कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस था उसके लिए वो हमेशा सोचते थे कि सेंटर अच्छा ही काम करेगी। ये सारी बातें ये कौन सोचते थे, स्टेट वाले, क्योंकि सेम पार्टी की गवर्नमेंट है। हमेशा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इसको लेकर के लोग वो बहुत ज्यादा ही, मतलब जो स्टेट्स के जो लोग थे वो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी थे कि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होगी वो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा ही करेगी। बट 1960, मतलब ये समझ लो 1960 के आसपास ही समझ लो, और मैं क्या बताऊँ, हाँ 1960 के, या समझ लो कि 70 के आसपास ही समझ लेना, 1970 के आसपास ही क्या हुआ कि जो जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, वो क्या हो गया, कम हो गया। डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वो क्या हो गया, कम हो गया। कम मतलब डिक्लाइन हो गया। तो इससे क्या हुआ, यानी कि जो अब सेंटर में तो पावर देखो, अभी मैंने बताया कि वैसे तो 1977 अभी आगे चलने तो सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी रहेगी, सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी रहेगी, अभी 1977 के आसपास तक गवर्नमेंट रहती है, क्या कहते हैं कि इन्हीं की, कांग्रेस की। बट समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो डोमिनेंस है वो कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया, जिसकी वजह से अभी भी मैं बता रहा हूँ कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की। बट अब बहुत सारे 1970 में क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे आ गए, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे आ गए जहां पे गवर्नमेंट किसी अदर पार्टी या अपोजिशन पार्टी के, ठीक है, अदर पार्टी की गवर्नमेंट, स्टेट्स में क्या कहते हैं कि अदर पार्टी की गवर्नमेंट। जब ऐसी बात आई तो अब समस्या आएगी, समस्या क्या आएगी कि जो स्टेट्स है ना, अब अगर सेंटर देखो, अभी तक जो था जब क्या कहते हैं कि सेंटर में भी कांग्रेस की थी, स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट, तो सेंटर अगर मान लो कि स्टेट के मामले में दखल करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको नहीं लगता था कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब होगी प्रॉब्लम कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है सेंटर में, और अदर पार्टीज की गवर्नमेंट है स्टेट्स में, अदर अदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टी। अब यहाँ पे जब सेंटर के कहते हैं स्टेट्स के मैटर में इन्वॉल्व होगा, तब फिर स्टेट गवर्नमेंट को बुरा लगता है कि भाई सेंटर कैसे हमारे मामले में इन्वॉल्व है। तो यानी कि यहीं पे क्या कहते हैं कि डिमांड आ जाएगा ग्रेटर पावर का। तो स्टेट क्या करेंगी, डिमांड करेंगी, स्टेट्स स्टेट्स डिमांड कर रही हैं ग्रेटर पावर, वो चाहती हैं ज्यादा पावर उनको। समझ आएगा नहीं समझ में? स्टेट्स क्या मांग रही, ग्रेटर पावर्स। और जैसा कि पहले ही बताया था, इनको ज्यादा पावर्स और साथ में ग्रेटर ऑटोनॉमी, इनको ज्यादा ऑटोनॉमी भी चाहिए। ऑटोनॉमी का भी मतलब मैंने बता दिया कि इनके मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, जैसा कि पहले ही जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही निर्धारित कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी लिस्ट है, तो वो चाहते थे कि वो उस लिस्ट में काम करे, और ये हमारे लिस्ट में या हमारे मामलों में या हमारे डिसीजन लेने में प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी ना करे या कोई भी हस्तक्षेप ना करे, यानी कि इंटरफेयर ना करे। इसलिए ये ज्यादा पावर की डिमांड करे और साथ में ही ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड। कितना बात समझ में आएगी इसमें? ठीक है।
तो ये जो आया, इसका मेन रीजन यही था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग, बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारी स्टेट थी, यहाँ समझ लेना कि ऐसा नहीं है कि ऑल स्टेट्स में ही अदर पार्टीज की गवर्नमेंट थी, मतलब कि कुछ बहुत सारे स्टेट थे जिसमें सेंटर की वो अपोजिशन पार्टी की थी। तो यहाँ पे मतलब कि तब जाकर के थोड़ा सा फेडरलिज्म का नया रूप आया। पहले फेडरलिज्म का कोई नया रूप देखा था क्या? नहीं, उसमें देखो क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो यानी कि एक्चुअल पॉलिटिक्स जो है वो फेडरलिज्म को बार बार चेंज करी। देखो 1960 के बीचों बीच में देखा, तो 1970 के थोड़ा सा पहले देखा जाए तो क्या था कि ज्यादा कोई झगड़े नहीं थे, केवल और केवल एक ही चीज होती थी, फॉर्मेशन ऑफ नेटिव, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का डिमांड चलता रहता है, बस फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का डिमांड चलता रहता है। लेकिन अब कुछ नया चीज आती है 1970s के बाद में, देख रहे हो 1970s के आसपास में देख रहे हो क्या हो रहा है, जो पार्टीज के जो क्या कहते हैं कि जो डिमांड आ गया, अब वो पावर की डिमांड करनी है, उनको चाहिए कि स्टेट से ज्यादा हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर मिले, हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहाँ तक ही चले। अब क्या कहते हैं कि स्टेट्स हमेशा क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि भाई देखो, द स्टेट्स वर होपफुल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि ये बात है, आपको समझ में आ गई है। वहां पे ज्यादातर उनको वो सारी की सारी चीजें पे उनके स्टेट से, अब देखो, so the state government were protesting against what they saw was unnecessary interference in their governments by Congress government at the center। मतलब कि जो सेंटर की गवर्नमेंट जब उनके मामलों में हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, अननेसेसरी इंटरफेरेंस करती है, तो ये उनको अब बुरा लगने लगा। कांग्रेस टू, अब कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, जो सेंटर में थी वो भी नहीं समझ रही, वो भी नहीं चाहती कि अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में क्या कहते हैं कि वहां पे रहे। हाँ, उनके साथ में वो सही से डील नहीं कर पा। समझ में आया नहीं समझ में? कांग्रेस भी क्या कहते हैं कि आइडिया, देखो लिखा हुआ है, कांग्रेस वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद आइडिया ऑफ डीलिंग विद गवर्नमेंट्स लेड बाय अपोजिशन पार्टी। वो अपोजिशन पार्टी के साथ में सही से वो डील भी नहीं कर पा रहे। हाँ, तो यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, दोनों में ही गड़बड़ी, क्या मतलब कि गड़बड़ी इस प्रकार से क्या कि वो पावर ज्यादा मांग रहे हैं कौन, स्टेट वाले, और कुछ नहीं। दिस पेक्यूलियर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट गिव बर्थ टू डिस्कशन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी। तो इसकी वजह से ये जो अलग अलग हुआ, इसकी वजह से ऑटोनॉमी की बात है। अब देखो 1990s में क्या हुआ, अभी तो अलग ही था अभी। अब क्या हुआ अभी तो ये 1970 के आसपास है, अभी देखना 1990 में क्या होता है। 1990s में क्या आ जाता है, ये दौर आ जाता है उस टाइम का जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट कहाँ पे बनती है? सेंटर एज वेल एज, सेंटर के साथ साथ में स्टेट्स में भी, बहुत सारे स्टेट्स में भी 1990s के टाइम में सेंटर और स्टेट्स दोनों जगह पे कोलिशन गवर्नमेंट बनी। और इसने फेडरलिज्म को पूरी तरीके से बदल दिया। हाँ, इसने फेडरलिज्म को पूरी तरीके से बदल दिया, क्योंकि इस टाइम में कांग्रेस का डोमिनेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा गिर गया, यानी कि कांग्रेस डोमिनेंस वाज डिक्लाइन। ठीक है, क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टेट, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में किसकी गवर्नमेंट हो गई, अपोजिशन पार्टी की, यहाँ पर समझ लो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अपोजिशन पार्टी क्या हो रही है, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि डिमांड कर रही है किसका, ग्रेटर पावर, ग्रेटर ऑटोनॉमी। यही चल रहा है कि वो अब क्या कहते हैं कि हमेशा ग्रेटर पावर, ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड किए जा रहे थे। अब आके देखो यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स में क्या हुआ है कि यहाँ पे भी मैंने बताया कोलिशन बन, दोनों जगह पे कोलिशन, दोनों जगह पे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसने सेंटर के, इसने क्या कहते हैं फेडरलिज्म को, नेचर को पूरी तरीके से चेंज कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेशनल और रीजनल दोनों ही लेवल पे अलग अलग पार्टीज क्या कहते हैं कि पावर में आ रही है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से डाइवर्सिटी, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट के बनने की वजह से डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अब छोटी छोटी पार्टियों के साथ में भी क्या कहते हैं कि मिल करके गवर्नमेंट गवर्नमेंट में रहना है, तो छोटी छोटी पार्टियों के साथ में भी रहना है, तो यानी कि उनकी भी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। जो छोटी छोटी पार्टीज हैं वो चाहे रीजनल पार्टीज हैं,
तो यानी कि रीजनल डिमांड को भी पूरा करना पड़ेगा। इस प्रकार से फेडरलिज्म को नया रूप मिला 1990 में। यानी कि फेडरलिज्म जो था वो देखो कैसे चेंज होता गया। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि फाइनली इन सिंस 1990 कांग्रेस डोमिनेंस हैज लार्जली एंडेड, लगभग लगभग ये खत्म हो गया। वी हैव एंटर्ड एन एरा ऑफ कोलिशन पार्टीज। यहाँ पे क्या होता था कि हर जगह पे कोलिशन पार्टीज हो रही है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट्स में हो। इन स्टेट्स टू डिफरेंट पार्टीज बोथ नेशनल चाहे हो चाहे रीजनल हो, वो पावर में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि ग्रेटर दिस रिजल्टेड इन अ ग्रेटर से फॉर द स्टेट्स अ रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो यानी कि डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं कि, और यही था जो 1990 जो एरा है, यही है बिगिनिंग ऑफ मैच्योर फेडरलिज्म। ये जो 1990 है यही है बिगिनिंग ऑफ मैच्योर फेडरलिज्म। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जहां तक समझ में आ गया, अगला आता है डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी। डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि समय के साथ साथ में एक्चुअल पॉलिटिक्स के साथ में लोगों ने मतलब कि स्टेट्स ने क्या कहते हैं कि ज्यादा डिमांड करने लगे किसकी, पावर को। वो चाहते थे कि सेंटर के जो इतना ज्यादा पावर अपने पास रख सकते हैं, तो हमें भी मतलब कि सेंटर के पास में ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, स्टेट्स के पास में ज्यादा पावर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ऑटोनॉमी, मतलब कि यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि उनके डिसीजन लेने की क्षमता में, उनके डिसीजन लेने में बार बार कोई भी हस्तक्षेप करे, सेंटर बार बार उनके मामलों में हस्तक्षेप करे। तो इस वजह से अब देखो डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, मेनी स्टेट्स एंड इवन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमांडेड स्टेट्स शुड हैव मोर ऑटोनॉमी इन, देखो विस ऑफ विस का मतलब होता है, विस ऑफ विस का मतलब होता है इन कंपैरिजन में, विस ऑफ विस का मतलब होता है इन कंपैरिजन विद। यानी कि अब देखो क्या हुआ, स्टेट्स शुड हैव मोर ऑटोनॉमी इन कंपैरिजन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स चाहते थे कि क्या कहते हैं कि उनके पास में ज्यादा ऑटोनॉमी, उनके पास ऑटोनॉमी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे। ठीक है, वो अपना डिसीजन खुद ले सके। ऑटोनॉमी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। सबसे पहला देखो, कुछ जगह पे ऐसा था कि डिवीजन ऑफ पावर्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसा चाहते थे कि जो ज्यादा पावर है वो किसको मिल जाए, स्टेट को मिले, एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, देखो लिखा हुआ है दीज डिमांड्स एक्सपेक्ट, हाँ, एक्सपेक्ट दैट डिवीजन ऑफ पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ स्टेट्स। वो चाहते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर हो और जिसमें क्या कहते हैं कि ज्यादा पावर किसको मिले, स्टेट्स को। और हाँ, मोर पावर एंड इंपॉर्टेंट पावर्स भी असाइन टू स्टेट्स। वो चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स अभी भी हैं जैसे तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसको मिले, स्टेट्स को मिले, एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। बट बट लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ज्यादा पावर चाहिए। एंड मेनी पार्टी, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो अकाली दल हो चाहे सीपीआई हो, हैव मेड डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इन्होंने टाइम से मतलब हमेशा लगभग लगभग ये इसके लिए डिमांड करते रहे, किसके लिए डिमांड करते रहे, इससे स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया जाए एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी बात आती है एंदर डिमांड इज दैट स्टेट्स शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। याद करो कि मैंने बताया था कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, हाँ, जो रेवेन्यू के सोर्सेस है, रेवेन्यू का मतलब पैसा, जो आने का पैसा, जो सरकार के पैसा कमाने का जो जरिए है, वो ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज चाहते हैं कि स्टेट्स का जो हो जाए, स्टेट के अपने इंडिपेंडेंट, वो स्टेट्स देखो अभी पहले भी मैंने बताया था, स्टेट्स जो होते थे वो पैसे के लिए किसके ऊपर, स्टेट फिनेंशियली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेट्स जो है वो फिनेंशियली किसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, एक मिनट, स्टेट्स जो है वो फिनेंशियली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिनेंशियली वो डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर। स्टेट्स जो है वो फिनेंशियली डिपेंडेंट है ऑन सेंटर। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो वो चाहते हैं कि उनका जो फिनेंशियल रिसोर्स है,
जो उनका फिनेंशियल रिसोर्स है वो इंडिपेंडेंट हो, उनका कंट्रोल उस पे है। इस पे कंट्रोल किसका हो? स्टेट गवर्नमेंट का। फिनेंशियल रिसोर्सेज पे स्टेट किसका हो? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो रिवेन्यू है, रेवेन्यू रिसोर्सेस हैं, रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर भी किसका कंट्रोल हो? सेंट्रल गवर्नमेंट का। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी, यहाँ देखो लिखा भी है कि एंड डिमांड इज दैट स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। स्टेट्स के अपने इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, और उनका कंट्रोल उसके ऊपर हो। उसके ऊपर क्या कहते हैं कि स्टेट्स का कंट्रोल हो, उनके जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर स्टेट्स का कंट्रोल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा डिमांड है। तो ये भी एक डिमांड चलती ही रहती है। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल ब्रॉट आउट डॉक्यूमेंट्स 1977 में, उन्होंने डॉक्यूमेंट लाया था। उन्होंने सोचा था कि इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हम क्या कर देंगे, रीस्ट्रक्चर कर देंगे। In this, in the autonomy demands of Tamil Nadu and Punjab also, there was an implicit support to the idea of greater financial powers. ये जो ग्रेटर फिनेंशियल पावर को तमिलनाडु और पंजाब में भी सपोर्ट किया गया कि हमें क्या कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको ज्यादा फिनेंशियल पावर्स दे दी जाए, स्टेट्स जो हैं उनको ज्यादा फिनेंशियल पावर्स दे दी जाए। ये डिमांड क्या कहते हैं कि पहले से भी बहुत चली आ रही है, बहुत पहले से ये डिमांड चली आ रही है। ठीक है। तीसरा, तीसरी जब बात आती है कि ऑटोनॉमी की, तो इसको जो ऊपर हुआ था इसको फिनेंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, ऊपर जो हुआ था उसे फिनेंशियल। अगला तीसरा, ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट। स्टेट रिसेंट द कंट्रोल एंड सेंटर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो देखो, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, चाहे वो आईपीएस, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं उस पर कंट्रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो इस बात को भी लेकर के हमेशा क्या कहते हैं कि इस बात को भी लेकर के हमेशा नाराजगी रहती है स्टेट्स में। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर उनकी ऑटोनॉमी हो, मतलब कि क्या कहते हैं कि स्टेट्स इन सब के ऊपर किसका, जब कुछ इस पे किसका अधिकार हो, स्टेट्स का अधिकार हो। इस बात को भी लेकर के वो परेशान रहे, मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा रहता है। और चौथा, फोर्थली, ऑटोनॉमी डिमांड्स में ऑल्सो बी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज। और कभी कभी ऑटोनॉमी जो डिमांड है वो किसको लेकर के झगड़ा रहता है? कल्चर को, और क्या कहते हैं कि लिंग्विस्टिक इश्यूज को। जैसा एक एग्जांपल है अपोजिशन ऑफ हिंदी। हाँ, अपोजिशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ हिंदी, मतलब कि क्या कहते हैं कि ज्यादातर मतलब कि हमेशा कुछ ऐसे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, वो हमेशा ये डिमांड, वो नहीं चाहती कि क्या कहते हैं कि हिंदी जैसे लैंग्वेज का सब जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि हिंदी का बढ़ावा ना हो, बढ़ावा के लिए नहीं उनको प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि इसको किसी के ऊपर थोपा ना जाए, मतलब उनके ऊपर इम्पोज ना किया जाए। अगर वो तमिल बोल रहे हैं तो उनको तमिल बोलने दिए जाए, ये सारी चीजें। और डिमांड फॉर एडवांसिंग पंजाबी लैंग्वेज। देखो कहीं पर क्या हो रहा है कि इम्पोजिस, हाँ, किसको, डोमिनेशन ऑफ हिंदी को लेकर के अपोजिशन किया जा रहा है, और लोग पंजाबी लैंग्वेज को लेकर के बढ़ावे देने की बातचीत कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसे चलती रहती है। ठीक है। तो इन सब चीजों को भी लेकर के, मतलब कल्चर और लिंग्विस्टिक को लेकर के भी झगड़ा रहता है थोड़ा सा, मतलब कि ये सारी चीजें। सम स्टेट्स आल्सो फील देयर इज अ डोमिनेशन ऑफ हिंदी स्पीकिंग एरियाज ओवर अदर्स। कुछ को लगता है कि हिंदी स्पीकिंग एरियाज का क्या कहते हैं कि बाकियों पे डोमिनेशन होता है। और 1960s में तो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इसको लेकर के आंदोलन भी हुए हैं, बहुत ज्यादा ये इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि आंदोलन भी हुए हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है। बाकी क्या कहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद में क्या कहते हैं कि वो जो, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इसमें हम सेंटर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हम कुछ कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, अभी तक हमने देखो जैसा कि हमने इसमें बताया था कौन कौन सी चीजें हमें इस पार्ट में पढ़नी है। इस पार्ट में हमें पढ़ना था ये 5 चीजें, जिसमें हमने ये 2 चीजें तो खत्म कर, अभी हम ये 3 चीजें और पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई।